नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है आपको सही और सटीक जानकारी। जान लेते हैं कि आज की महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो दर्शकों, आज का जो वीडियो है वह किसानों के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए तथा जो लोग कानून में रुचि रखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। भू राजस्व संहिता में सरकार के द्वारा इसी वर्ष कुछ अपडेट किए गए हैं, अर्थात कुछ संशोधन किए गए हैं और मेरे पास में उन संशोधन की किताब आ चुकी है। इसलिए मेरे द्वारा सबसे पहले उक्त संशोधन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में सरकार के द्वारा कुल 6 संशोधन किए गए हैं और एक एक कर सभी संशोधन की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहला जो संशोधन शासन के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में किया है वह किया गया है धारा 13 में, जिसमें पहले धारा 13 में था संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति। देखिए, इसमें धारा 13 में जो धारा 13 क जो जोड़ी गई है, नया संशोधन है। नए संशोधन में धारा 13 क जो जोड़ी गई है वह है साइबर तहसील। इसमें आया है राज्य सरकार ऐसे मामलों के वर्ग जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे के निराकरण के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते हुए उसके मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी। तो देखिए, इसमें नई बात ये आई है कि राज्य शासन यदि चाहे तो अपने कुछ मामलों के निराकरण के लिए अधिसूचना जारी कर साइबर तहसील का निर्माण कर सकती है या साइबर तहसील का निर्माण करने के बाद उसकी सीमाओं में भी परिवर्तित कर सकती है। हम साइबर तहसील की यदि बात करें तो अपने शब्दों में हम यह मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक या हम डिजिटल तहसील उसे कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से लोगों के कार्यों का निराकरण उस तहसील के माध्यम से किया जाएगा। तो यह तो था पहला संशोधन जिसमें कि साइबर तहसील की स्थापना के संबंध में आया है। अब हम दूसरे अपडेट अर्थात दूसरे संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण संशोधन जो हुआ है वह संशोधन हुआ है धारा 19 में। धारा 19 में तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसी तरह धारा 19 की उपधारा 4 जो है उसमें जोड़ा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को जैसा कि वह ठीक समझे साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गई है या अधिरोपित किए गए हैं तथा ऐसा साइबर तहसीलदार ऐसे मामलों की जांच जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण आदेश द्वारा धारा 13 क के अधीन अधिसूचित किए गए हैं ऐसी रीति में जैसे कि विहित की जाए कर सकेगा। पांचवा इसमें ये जोड़ा है, धारा 19 की उपधारा 5 ये जोड़ी है कि साइबर तहसीलदार धारा 11 के प्रयोजन के साथ साथ इस संहिता तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए एक राजस्व
अधिकारी होगा। इसका अर्थ यह है कि जो नया जो संशोधन इसमें जोड़ा गया है धारा 19 में, कुल मिला के बात यह है कि राज्य सरकार जिस तरीके से नायब तहसीलदार और तहसीलदार की नियुक्ति करती है और अपर तहसीलदार की नियुक्ति करती है, ठीक उसी प्रकार से साइबर तहसीलदार की भी नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जा सकेगी तथा साइबर तहसीलदार को भी वे सारे अधिकार रहेंगे जैसे कि तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा अपडेट अर्थात दूसरा संशोधन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे संशोधन की। अब देखिए, तीसरा और चौथा संशोधन जो है वे दोनों संशोधन बड़े महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी संशोधन महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा और चौथा संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि तीसरा संशोधन क्या है। तो दर्शकों देखिए, तीसरा संशोधन जो किया है वह धारा 55 के रूप में जो है राज्य शासन ने किया है। और धारा 55 जो है उसको इस तरीके से लेख किया गया है कि साइबर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण। तो देखिए, जिस तरीके से किसी तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा या अपर तहसीलदार के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश के विरुद्ध जिस प्रकार से अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की जाती है, उसी प्रकार से यदि साइबर तहसीलदार के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध ठीक उसी प्रकार से कोई अपील, कोई पुनर्विलोकन या कोई पुनरीक्षण की जाएगी जैसे कि किसी नायब तहसीलदार के आदेश या किसी अपर तहसीलदार के आदेश या किसी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध की जाती है। तो यह था तीसरा संशोधन जो कि अधिवक्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण था। अब समझ लेते हैं हम चौथे संशोधन को जो कि किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण संशोधन है। तो देखिए, चौथे संशोधन के रूप में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 110 की उपधारा 8 के रूप में यह जोड़ा गया है कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मतलब किस धारा में, धारा 110 में तहसीलदार क में आया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के उपबंधों के अधीन स्थापित और विनियमित कोई बैंक या वित्तीय संस्था से यथास्थिति बंधक या दृष्टिबंधक जिसमें उसके द्वारा भूधारी को दिए गए अथवा दिए जाने वाले अग्रिम उनकी कालावधि को सम्मिलित करते हुए या ख में आया है किसी न्यायालय से पहला है भूधारी पर कोई प्रभार, शास्ति या उसके द्वारा सृजित या अधिरोपित किसी दायित्व या दूसरे में आया है उसके द्वारा पारित कोई डिक्री या आदेश। फिर आगे आया है से संबंधित प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के भीतर खसरा के समुचित कालम में प्रविष्टियां करेगा तथा ऐसी प्रविष्टियां करने के पश्चात तहसीलदार भूमि स्वामी को सूचित करेगा जो ऐसी प्रविष्टियों के विरुद्ध आपत्ति कर सकेगा और तहसीलदार के समक्ष उसके सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा। तहसीलदार ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे किए जाने के पश्चात ऐसे सुधार कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। अब स्पष्टीकरण में आगे यह आया है कि उपधारा 8 के खंड ख के प्रयोजन के लिए न्यायालय से अभिप्रेत है को सिविल दंड या राजस्व न्यायालय।
तो देखिए इसमें जो आया है मूल बात जो है हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इस धारा में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में, कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, इन दोनों के अधीन जो है होता क्या है कि जो किसानों को किसी प्रकार का ऋण दिया जाता है या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का जो ऋण दिया जाता है और उसके संबंध में भूमि को बंधक या दृष्टिबंधक रखा जाता है, तो उस बंधक की प्रविष्टि जो है वो खसरे के जिस भी संबंधित कॉलम में होती है, उस प्रविष्टि का अंकन जो है जो साइबर तहसीलदार रहेगा वह उसकी प्रविष्टि जो वहाँ से लेटर प्राप्त होगा बैंक से, उस लेटर प्राप्ति से 3 दिन के भीतर कर देगा। दूसरी बात इसी धारा में यह आई है कि किसी न्यायालय से, जैसे कि किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश या कोई डिक्री पारित की जाती है और उस डिक्री का पालन या उस आदेश का पालन करने हेतु राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है साइबर तहसीलदार के द्वारा 3 दिन के भीतर उस डिक्री और उस आदेश का पालन खसरे में कर दिया जाएगा, जो समुचित कॉलम है उसमें उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी। लेकिन आगे इसी धारा में यह आया है कि किसी भी किसान के खाते में यदि इस प्रकार की कोई प्रविष्टि की जाती है, इस प्रकार की से मतलब कि यदि कोई बैंक से संबंधित कोई प्रविष्टि की जाती है या फिर जो है कि उस आदेश से संबंधित जो कि किसी न्यायालय के द्वारा, किसी सिविल न्यायालय के द्वारा, किसी राजस्व न्यायालय के द्वारा या किसी दंडिक न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया है और खसरे में प्रविष्टि के लिए राजस्व न्यायालय को निर्देशित किया है, यदि उसकी प्रविष्टि राजस्व न्यायालय के द्वारा की जाती है तो जिस खातेदार के अर्थात जिस भूमि स्वामी के खाते में उसकी प्रविष्टि की जा रही है उसको भी उसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन सूचना कब दी जाएगी? वह प्रविष्टि करने के बाद। और जब बाद में उस किसान को अर्थात उस भूमि स्वामी को सूचना दी जाती है और उसको आपत्ति का अवसर दिया जाता है, और यदि साइबर तहसीलदार को ऐसा लगता है कि उसकी आपत्ति जो है वह जायज़ है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा उचित जांच कर उसके पश्चात उस प्रविष्टि में सुधार भी किया जा सकता है। तो यह था चौथा अपडेट अर्थात संशोधन जो कि किसानों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि आप लोगों को प्रतिवर्ष अपने खाते की नकल को निकालते रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 5वें अपडेट की, जो कि खनिज विभाग से संबंधित है। देखिए खनिज से संबंधित धारा 247 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में पूर्व से ही है। धारा 247 में है खनिजों के संबंध में सरकार का हक। अब जो है धारा 247 की उपधारा 7 को इस प्रकार से संशोधित किया गया है। धारा 247 की उपधारा 7 कहती है कि मामलों के ऐसे वर्ग जिनमें विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है, अर्थात ऐसी खान या ऐसी खदान जो कि शासकीय है तथा उसके द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खान तथा खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन व्यवहृत किए जाएंगे। देखिए पहले धारा 247 की उपधारा 7 जो थी उसके तहत शास्ति या दंड करने का जो अधिकार था वो कलेक्टर महोदय को था, और वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत ही कलेक्टर महोदय दंडित कर सकते थे किसी व्यक्ति को या उस पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकते थे। लेकिन अब जो है धारा
247 की उपधारा 7 के अनुसार जो है विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अनुसार कार्यवाहियाँ की जाएगी। ऐसा संशोधन इस अधिनियम में कर दिया गया है। तो यह था 5वां संशोधन। अब हम आखिरी संशोधन जो है 6ठे संशोधन को भी समझ लेते हैं। देखिए, आखिरी और छठा जो संशोधन है वह है धारा 258 में नियम बनाने की साधारण शक्ति। तो देखिए, नियम बनाने की साधारण शक्ति जो है वह शासन में निहित है, अर्थात सरकार में निहित है। इसलिए धारा 258 की उपधारा 1 ख के रूप में जो जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है कि किसी साइबर तहसील में ऐसे मामलों के वर्ग को निपटाने की रीति। तो ये जो है ये न तो अधिवक्ताओं से संबंधित है और न ही किसानों से संबंधित है, ये राज्य शासन से संबंधित है। इसलिए इसके बारे में अधिक जानना आवश्यक नहीं है। तो ये थी 6 मुख्य अपडेट जो कि राज्य शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में की गई थी। तो विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।